गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप बीएसटीसी सेकेंड ईयर का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ेंगे। आज हम यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ। मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है 6 to 8 क्लास, इस स्तर पे क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंदर समाज में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहली चुनौती है जेंडर। अब जेंडर से हम समझेंगे कि अनेक देशों में लिंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता है। भारत इसका अनुपम उदाहरण है। ये हम भी जानते हैं। आज हमारे भारत में गांव हो या शहर हो, वैसे ये समस्या अधिकतर गांवों में देखने को मिलती है, जहाँ पर जेंडर भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव होता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त सीमा तक लिंग भेद व्याप्त है, जिससे समाज में अनियमितता है। सामान्य रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप पर विचार किया जाए तो समाज में लिंग भेद के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धताएं, बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वैसे तो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, लेकिन जब ये चुनौतियां उत्पन्न हुई तब सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि बालिकाओं को शिक्षा उत्पन्न करने नहीं दी जाती थी। इसमें बालिकाओं को ये जो जेंडर के रूप में जो चुनौतियां आई उनको भी 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है विद्यालय। मतलब जब विद्यालय जब बालिकाएं पढ़ने जाने लगी तो उसमें उनको क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि बालिका शिक्षा को पीछे धकेला गया। जैसे सपोज करो कि ये समझा गया कि बालिकाएं बालक से पढ़ने में उनकी बुद्धि उपलब्धि कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको उसको बढ़ाने के लिए वैसे शिक्षकों ने प्रयास किए कि उन चुनौतियों को दूर किया जाए। ये जो विद्यालय में लिंग भेदभाव जो होता है उसकी चुनौतियों को दूर किया जाए, उसके लिए शिक्षकों ने स्त्रियों का सम्मान, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, महान स्त्रियों का वर्णन करना, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई है, सरोजनी नायडू है, सती है, गार्गी है, इन सब का उदाहरण देना। महिला सशक्तिकरण का विकास किस तरीके से अग्रसर होता है, ये सारी चीज़ों को बताना। उसके बाद परिवार में किस तरीके से बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। जैसे कि बालिकाओं को घर का कार्य करवाया जाता है, बालकों को घर के कार्य के लिए नहीं नहीं बोला जाता है। आज भी हमारे सामाजिक जीवन में पितृसत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है, ना कि महिलाओं की हमारे घर में किसी भी प्रकार से सुझाव मानो या फिर निवेदन मानो, उसको माना नहीं जाता। पितृसत्ता का इतना प्रभाव है कि पुरुष द्वारा महिलाओं की जो स्वतंत्रता होती है ना, स्वतंत्रता पूर्वक जो बातचीत होती है, उसको भी गलत समझा जाता है। सपोज करो कि कोई बालिका विद्यालय में पढ़ रही है, यदि वो किसी अपने ही क्लासमेट, अपने ही सहपाठी से यदि बातें करी तो उसको गलत माना जाएगा। ये सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए परिवार का इस चुनौती को दूर करने के लिए परिवार का भी सहयोग होना अति आवश्यक है। जैसे कि बालिकाओं को भी एक अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना, जैसे कि पहले अधिकतर होता था, अब तो ये काफ़ी कम होता गया है। जैसे कि बालकों को तो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके अंदर उनका एडमिशन करवा दिया जाता था, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाई जाती थी। लड़कियों को केवल एक ग्रामीण विद्यालय, सरकारी विद्यालय में डाल दिया जाता था, ये सोच के कि इनका बालिकाओं को कराई हुई पढ़ाई हमारे किसी काम नहीं आएगी, जबकि ये गलत था। सामाजिक भेदभाव देखा जाए तो समाज में अ, हमेशा से चला आ रहा है कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, बालिकाओं को कमज़ोर समझा जाता है। धार्मिक
साहित्य का प्रभाव पड़ता है, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, सामाजिक परंपराएं जो कि एक बेड़ियां डाले हुए हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की प्रगति के लिए, नारी सम्मान का अभाव है, संघर्ष शक्ति का अभाव है, नारी नारी की संकीर्ण सोच है, नारी की योग्यता पर हमेशा संदेह किया जाता है। ये सारी चीजें एक जेंडर के अंतर्गत आती है। अब दूसरा बिंदु है धर्म। धर्म जिसके अंदर सभी धर्म सम्मिलित हैं। धारणात धर्मम इत्याहु धर्मः। धर्म शब्द संस्कृत की धृत धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। मतलब कि एक मनुष्य जिस चीज को धारण करे उसे धर्म समझा जाता है। धर्म एक अपनी पहचान होती है। धार्मिक संदर्भों से शिक्षा में नैतिकता के गुणों का समावेश करना व उन्हें विद्यार्थी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। हर शिक्षक का ये दायित्व है कि जो नैतिक गुण हैं, धर्म से संबंधित शिक्षा के अंदर जितने भी नैतिक गुण हैं उनको एक शिक्षक विद्यार्थी तक पहुंचाए। महात्मा गांधी के शब्दों में यदि धर्म को शिक्षा से निकाल दिया जाए तो यह निष्प्राण हो जाएगी। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो शिक्षा निर्जीव हो जाएगी, उसके अंदर प्राण स्वरूप कुछ रहेगा ही नहीं। धर्म कोई एक पंथ नहीं है बल्कि मानवता के कल्याणकारी नैतिक बातों का समुच्चय है। शिक्षा के आधुनिक संदर्भों में देखें तो विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। हमारे देश में यहाँ विभिन्न धर्मों व समुदायों के लोग निवास करते हैं। वे समानता, स्वतंत्रता व को पाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। अनुच्छेद 30 धार्मिक संस्था बनाने, भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रचार प्रसार की आज़ादी देते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान राज्य के समकक्ष सभी धर्मों की समानता पर जोर देता है। राज्य किसी धर्म विशेष के पोषण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन राज्य को यह अधिकार अवश्य है कि किसी धर्म के नाम पर कुरीतियों और कुप्रथाओं को रोकने के लिए वह कानून बना सकता है। यदि अगर आप ये कहते हैं कि एक राज्य में एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये गलत है। राज्य कभी भी एक धर्म को पनाह नहीं देता। राज्य एक भारत का बहुत छोटा रूप है, ये आप सभी जानते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार के लोग, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी को अपने धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च ये सभी बनाने की स्वतंत्रता है। कभी भी राज्य किसी धर्म को पीछे नहीं ढकेलेगा। उसका काम तो सिर्फ ये है, राज्य का काम सिर्फ ये है, हमारे मंत्रियों का काम भी सिर्फ यही है कि किसी भी धर्म का नाम लेके यदि किसी प्रकार की कोई समाज में कुरीति या कुप्रथा फैलाई जा रही है तो उसको रोका जाए। तीसरा बिंदु है जाति। जाति एक आनुवांशिक संगठक के रूप में जाति एक बंध वर्ग है जो समाज में एक समान रक्त संबंधों से बना हुआ है। जाति प्रथा में सामाजिक गतिशीलता न होने के कारण भी इसे बंध व्यवस्था कहा गया है। यह एक व्यवस्था है जो उच्च नीच की श्रेणीबद्धता में बटी हुई है। जाति जैसे कि ब्राह्मण, शुद्ध, वैश्य, ये सभी एक वर्गों में बटी हुई है। जैसे कि ब्राह्मणों को उच्च जाति का समझा जाता है। यदि कोई नाई है, मोची है या फिर सफाई करने वाले जो हमारे हरिजन हैं हमारे समाज के, उनको नीच समझा जाता है, लेकिन यह गलत है। समाजशास्त्रीय मैकाइवर व पेज ने लिखा है, किसी व्यक्ति की जाति जीवन में उसके कार्य को निश्चित करती है। वह केवल इतना ही निश्चित करती है कि वह क्या कार्य करेगा, बल्कि उसकी दिनचर्या को भी निश्चित करती है। हालांकि ये देखा जाए तो सही, अगर ये परिभाषा है तो सही है, लेकिन अब ऐसा समाज में नहीं देखने को मिलता है कि जाति ही निश्चित करेगी। हाँ, पहला ऐसा जरूर होता था कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके पीढ़ी या उसके बालक सिर्फ
पंडिताई करेंगे, कोई धोबी है तो उसके बच्चे सिर्फ यही काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति के जीवन में परंपरागत जाति व्यवस्था का हस्तक्षेप इस प्रकार के से हो रहा है, जैसे कि व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, व्यक्ति की मानसिक व सामाजिक सुरक्षा का संतोष रखना, व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण करना, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण करना, धार्मिक आस्था व विश्वासों की रक्षा करना, जीवन साथी के चुनाव का दायरा प्रस्तुत करना, ये सभी एक जाति के नियम। आगे हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जाति व्यवस्था में धीरे धीरे विखंडन की प्रक्रिया के दौरान समाज में एक बड़े समूह के रूप में वर्ग व्यवस्था ने स्थान लेना प्रारंभ कर दिया है। वह निर्माण का आधार आर्थिक और व्यावसायिक होता है। प्राय समाज में आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के आधार पर उच्च, मध्य व निम्न वर्ग की बात की जाती है। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण व शहरीकरण वर्ग व्यवस्था के आधार हैं। वैश्वीकरण व व्यवसायों के बहुआयामी स्वरूप के कारण भी ये बदला जा सकता है। जैसे कि अब जाति को तो जातियों के अनुसार बांटा गया, एक बंद स्वरूप बांटा गया, लेकिन धर्म को श्रेणीबद्ध बांटा गया। अब श्रेणी किस प्रकार से होती है, विखंडन किस प्रकार से किया गया है जाति व्यवस्था का, जैसे कि उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम मध्यम जाति। अब ये जातियां तो रही नहीं है, ये हैं वर्ग। इन्हें जाति नहीं कहा जाता, जाति में से ही वर्ग बना है, और वो वर्ग होता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर जो पैसे वाले हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनको उच्च वर्ग के अंदर रखा जाता है। मध्यम वर्ग के अंदर सामान्य जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है। निम्न वर्ग के अंदर जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें रखा जाता है। अब यदि देखा जाए तो वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम जाति व वर्ग के अंतर को जानें। अब आप समझ रहे होंगे कि जाति और वर्ग एक सा ही तो हुआ, उसमें भी उच्च होता है, निम्न होता है, नहीं, वो अलग अलग होता है। जैसा कि पहला पॉइंट है वैवाहिक संबंध। जाति अंतर विवाही समूह होता है। जाति क्या होता है? अंतर विवाही समूह होता है, लेकिन वर्ग ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है निर्माण का आधार। अब निर्माण के आधार से क्या मतलब समझोगे? जाति के निर्माण का आधार जन्म होता है। मतलब कि किसी ने यदि राजपूत समाज में जन्म लिया है तो उसका पुत्र राजपूत ही कहलाएगा, लेकिन वर्ग के अंदर ऐसा नहीं होता। वर्ग प्राय आर्थिक स्थिति के आधार पर बनते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यवसायों में निश्चितता। व्यवसायों में निश्चितता ये होती है कि जातियों में परंपरागत व्यवसाय निश्चित होते थे, किंतु वर्गों में ऐसा नहीं होता है। चौथा पॉइंट है जाति बंधनों का है, जबकि वर्ग स्वतंत्रता का प्रतीक है। जाति क्या है? एक बंधन है, और वर्ग स्वतंत्र है। आज जो उच्च वर्ग में है वो कल को निम्न वर्ग भी हो सकता है। जरूरी नहीं हमेशा परिस्थितियां, हमेशा उद्योग, हमेशा कारखाने एक जैसे चले उसके, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है सुरक्षा व सार्वजनिक मामलों के निर्धारण के लिए जातियों की अपनी पंचायतें, जाजम, चौखला, चौरासी आदि का संगठन। ये तो हुआ वर्ग। अब आप इन सबको समझोगे। अब इन सबका एक संक्षिप्त में आपको एक सार बताऊंगी कि जेंडर, धर्म, जाति, वर्ग ये सब क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां। अब ये सारी चुनौतियां एक शिक्षक और विद्यार्थी, परिवार, समाज, इन सबका एक घेरा है, जिसके अंदर खड़ा है एक शिक्षक, जिसे सबके बीच में तालमेल बिठाकर उन्हें जेंडर का मतलब बताना है कि ये इसमें भेदभाव न किया जाए, बालिका बालक को अलग स्थितियों में न रखा जाए, सब बराबर होते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो। धर्म, सभी धर्म एक होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर का अधिकार है, वो जिस भी राज्य में रह रहे हैं, जिस भी देश में रह रहे हैं। जाति, किसी भी जाति को उच्च व निम्न समझने का अधिकार मनुष्य को नहीं है।
वर्ग, वर्ग में न किसी को उच्च समझा जाए, न मध्यम, न निम्न, सभी एक ही हैं। धन्यवाद।